नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। आज के इस हम लेक्चर सीरीज के अंदर जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, यानी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। तो आज हम जानेंगे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय करता क्या है, इसकी जुरिडिक्शंस कहां तक है, और ये समझेंगे कि इसके ऑर्डर कितने मानने के लिए लोग बाध्य होते हैं, क्या इसके ऑर्डर माने जाते हैं, और इस कोर्ट के अंदर केस कैसे पहुंचते हैं, कौन कौन सी कंट्री, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, और क्या जजेस के फंक्शंस होते हैं इसमें, कौन कौन सी बॉडी होती है इसमें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आपराधिक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। एक तरह से मैं बोलूं तो आज मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पूरी तरह से ऑपरेशन करने वाला। इट मींस इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सब का जवाब मैं इस एक लेक्चर के अंदर आपको देने वाला। किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे प्री हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहा है विथ प्रैक्टिकल, थ्योरिकल नहीं, विथ प्रैक्टिकल, आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाने। चलिए तो शुरुआत करते हैं अध्याय की। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, मैंने जैसे कि आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मेरे को बाइलिंगुअल मिल जाए, तो मैं बाइलिंगुअल दे रहा हूं, हिंदी में और इंग्लिश में। जिसको हिंदी वर्जन पढ़ना है वो हिंदी पढ़ सकता है पीडीएफ से, पीपीटी से, और जिसको इंग्लिश पढ़ना है वो इंग्लिश पढ़ सकता है। हिंदी वर्जन में बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि कई बार ट्रांसलेशन के जरिए एक आध शब्द में कोई इश्यूज हो सकता है, तो उसे चेक कर लें, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उठेगा हमारे ऊपर वो ये उठेगा, व्हाट इज द आईसीसी। आईसीसी क्या है? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय क्या है? तो पहली चीज जो हमें समझनी है वो आईसीसी क्या है? परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है, यानी एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय कोर्ट है, पहली चीज। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या है, तो ये पहली चीज तो मैंने बताई आपको, परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट, यानी स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। स्टेबलाइज टू इन्वेस्टिगेट, prosecute and try individual charged with committing the most serious crime। इसलिए इसको स्थापित किया गया है। अगर पूछा जाए कि पर्पस क्या है इसका, क्यों स्थापित किया गया है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी अन्वेषण, प्रोसिक्यूट करने के लिए, अभियोजन चलाने के लिए, ट्राई करने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए, किसी इंडिविजुअल के ऊपर जिसके ऊपर चार्ज है, जिसने किस तरह का ऑफेंस किया है, मोस्ट सीरियस क्राइम ऑफ कंसर्न टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो ऐसे क्राइम है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर अपराधों में शामिल है। तो आपसे अगर पर्पस पूछा जाए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को स्टेबलाइज क्यों करा गया, स्थापित क्यों कराया गया, इसकी स्थापना क्यों करी गई, तो किस लिए करी गई? किसी इंडिविजुअल जिसने मोस्ट सीरियस क्राइम किया है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से संबंध रखता है। ठीक है, अब मोस्ट सीरियस क्या क्राइम है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे जेनोसाइड हो गया, नरसंहार। होता क्या है, आप कई लोगों को मार रहे हो, बहुत लोगों को, नरसंहार मतलब अथाह मौतें हो रही हैं, वो होता है जेनोसाइड।
आपको अफ्रीका में ज्यादा कदर सुनने को मिल जाता है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ कोई आप अपराध कर रहे हैं। दूसरी चीज जो एग्जांपल है, जेनोसाइड हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराध था। मानवता के अपराध खिलाफ क्या हो गया, जैसे उसकी जाति के आधार पर भेदभाव कराया जा रहा है किसी कंट्री में, उसके कलर के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, उसको बंदी बनाया जा रहा है, दास्ता उससे कराई जा रही है, गुलामी कराई जा रही है। तो ये हो गए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जो एक मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिले हैं उनको अगर छीना जाता है तो बोला जाता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। वार क्राइम हो गया, जैसे युद्ध के दौरान जो क्राइम होता है। अब युद्ध के दौरान क्या होता है, दो कंट्री लड़ी आपस में, उस टाइम पे जो सैनिक जो बंदी बना लिए गए उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है उनको बहुत ज्यादा। तो इस तरह का कोई ऑफेंस करता है, कोई अपराध करता है। एंड द क्राइम ऑफ अग्रेशन, कोई आक्रामकता का अपराध करता है, अग्रेशन में अपराध करता है इस तरह के इंटरनेशनल लेवल पे, तो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट अगर केस चलाया जाएगा तो वो कहां चलाया जाएगा, आईसीसी में चलाया। तो पहली बात बताई मैंने, ये परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है यानी स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। दूसरी बताई इसको बनाया क्यों गया है, तो मोस्ट सीरियस जो क्राइम है, जो किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाया गया उनके लिए इसको बनाया गया। और मोस्ट सीरियस क्राइम क्या हो गया, जैसे जेनोसाइड कर दिया हो, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर दिया हो, वार क्राइम कर दिए हो, क्राइम ऑफ अग्रेशन कर दिया हो। अब जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा वो है कि स्टेबलाइज्ड कब हुआ ये, ठीक है, स्टेबलाइज्ड कब हुआ, स्थापना कब हुई इसकी, तो 1 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना। हम कह सकते हैं कि ये फोर्स में कब से आया, ऑपरेशनल कब हुआ, तो 1 जुलाई 2002। यानी इससे पहले के ऑफेंस किसी इंडिविजुअल ने, चाहे वो जेनोसाइड किया हो चाहे क्राइम किया हो, आईसीसी सुनने के लिए नहीं था। हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है, हेग नीदरलैंड के अंदर है। ये सारे प्री में आते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहां पे, हेग नीदरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। अब ये इसका जो स्थापना का आधार था वो क्या था, इसकी स्थापना कैसे हुई, तो रोम स्टैट्यूट से हुई, यानी रोम संविधि, जिसे हमने एडॉप्ट किया था। मतलब कब एडॉप्ट किया गया था, 1998 में, 1998 में इसको स्वीकृत किया गया। किसको, रोम स्टैट्यूट को, रोम संविधि, और इसके अकॉर्डिंग ही आईसीसी की स्थापना हुई। और 2002 से ये फोर्स में आ गया, स्टेबलाइज हो गया। अब बात हो जाती है कि इसके मेंबर कौन कौन, कितने मेंबर है, क्या भारत भी इसका मेंबर है। तो ऐसे सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा और आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक सुनना है। मेंबर स्टेट कितने हैं, तो 1 से 23 मेंबर हैं इसके 2024 तक। आज की डेट में आई थिंक 125 हो गए हैं, आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, 125 हो गए। 123 तो है ही कंट्रीज इसकी मेंबर, और एज ऑफ 2024 तो 1 से 25 हो गई हैं, 2 कंट्री और लेटेस्ट बढ़ी है। ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधिकारिक भाषाएं क्या है, तो इंग्लिश और फ्रेंच 2 ही आधिकारिक भाषाएं हैं किसकी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। हेडक्वार्टर कहां है, हेग नीदरलैंड। फाउंडेड बाय रोम स्टैट्यूट, एडॉप्टेड इन 1998। मेंबर स्टेट कितने हैं, 123 एज ऑफ 2024 तक। और ऑफिशियल लैंग्वेज अगर पूछी जाए, अगर आधिकारिक भाषा पूछी जाए, तो इंग्लिश और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। व्हाट इज आईसीसी क्या है, ये तो शॉर्ट में वो है, और यहां से क्वेश्चंस बनते हैं पी के। अब जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मेरे हिसाब से आप बता देंगे, चाहे हेडक्वार्टर पूछा जाए, चाहे वो फाउंडेड किसके जरिए इसकी स्थापना हुई है, कौन सा वो कानून है, तो रोम स्टैट्यूट, कितने मेंबर हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आईसीसी की, और ये स्टेबलाइज क्यों करा गया, पर्पज क्या था इसका, तो वो भी बता दिया मैंने। ये जो न्यायालय है स्थायी है या अस्थायी है, तो परमानेंट है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और ऑप्शन दिए जाते हैं। अब समझ देते हैं रोम इंस्टीट्यूट क्या है। भाई जब ये बोल रहे हैं कि इसके ही आधार पे आईसीसी बना है तो रोम इंस्टीट्यूट तो समझना जरूरी है। The ICC was established under the Rome Institute, which define its jurisdiction, structures and function. तो जो रोम संविधि है, जो रोम विधि है, उसके आधार पर ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये जो रोम इंस्टीट्यूट है ये डिफाइन करता है इसके अधिकार क्षेत्र को कि जुरिडिक्शन क्या होगी इसकी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आईसीसी की जुरिडिक्शंस कहां डिफाइन है तो रोम इंस्टीट्यूट में डिफाइन है। अगर ये पूछा जाए कि स्ट्रक्चर क्या होगा आईसीसी का, संरचना क्या होगी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो वो कहां से पता चलेगा? रोम इंस्टीट्यूट से। अगर फंक्शंस क्या होंगे, ये कार्य क्या होंगे, इसको अगर चीजों की बात करी जाए तो ये सब कहां पे डिफाइन है? रोम इंस्टीट्यूट के। और ये रोम इंस्टीट्यूट है, इसको कब अडॉप्टेड करा था मैंने? 1998। और बता दी स्पेसिफिक डेट भी मैं बता देता हूं, 17 जुलाई 1998 इन रोम। 17 जुलाई 1998 रोम के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया और 1 जुलाई 2002 से ये स्टेबलाइज एंटर्ड इनटू फोर्स जुलाई 1 2002। ऑलरेडी रिपीट है जो मैंने बता दिया था प्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब पर्पज की बात कर लेते हैं। वैसे तो पर्पज बता दिया है पर दोबारा बता दें। टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर द मोस्ट सीरियस क्राइम। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही सुनिश्चित करनी है जो मोस्ट सीरियस क्राइम है, बहुत ज्यादा गंभीर नेचर के जो अपराध हैं उन मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करनी। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही सुनिश्चित करनी फॉर द मोस्ट सीरियस क्राइम दैट थ्रेटन पीस, सिक्योरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ द पब्लिक। जो विश्व शांति की बात हो, सुरक्षा की हो, मानव कल्याण के लिए खतरा बनते हो, ऐसे अपराध के लिए अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है, सुनिश्चित करनी है। पर्पज भी समझ आ गया आपको, आई होप। तो यहीं से कितने क्वेश्चंस थे आपके प्री में जो भी पूछे जाते वो। और ये जो पावर से रिलेटेड जो फंक्शंस वगैरह ये कई बार डिटेल मेंस में पूछ लेते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में डिटेल में बताऊंगा आपको इसके फंक्शंस क्या क्या है, कैसे करता है, भारत की क्या भूमिका है आज के परिप्रेक्ष्य में। उन सारे क्वेश्चंस को हम समझेंगे। हिंदी में मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है पीपीटी में, वो आप पढ़ ही सकते हैं। अब जुरिडिक्शंस ऑफ द आईसीसी की बात कर लेंगे। आईसीसी जो है हमारा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, जुरिडिक्शंस क्या है? तो इसकी जो जुरिडिक्शंस है ना, वो कौन से अपराधों पर ये कार्रवाई करता है? तो वो 4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अपराध आते हैं इसकी जुरिडिक्शन के अंदर। 4 तरह के अपराध अगर कोई करता है वो इसकी जुरिडिक्शन में आते हैं। पहली चीज है जेनोसाइड, एक्ट कमिटेड विद द इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल। इंटेंशन के साथ किया जाए, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई एक्ट कमिट किया जाए, इन होल और इन पार्ट, चाहे वो पूरी तरह से किया जाए और कुछ टुकड़ों में किया जाए। नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप, दैट इज मास किलिंग, फोर्स स्टीलाइजेशन। आप समझ रहे हो कि जातीय ऐसे कार्य जो किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए जाते। जैसे उदाहरण के तौर पर सामूहिक हत्याएं, जबरन नसबंदी। तो इसको हम कहेंगे कि जेनोसाइड, मतलब वो बहुत बड़े ग्रुप में लोगों को इकट्ठा करा और जला दिया, ये जेनोसाइड। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनकी नसबंदी कर रहे हैं, ये जेनोसाइड है। तो इस तरह का कोई चीज अगर होती है तो आईसीसी की जुरिडिक्शंस में आ जाएगी। पर आईसीसी के अंदर मैटर कैसे आते हैं ये चीज मैं आगे बताऊंगा। अभी आप ये समझो कि इस तरह का कोई है तो आईसीसी की जुरिडिक्शंस में आ जाएगा, उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट शोकेस चलाया जाएगा अगर कोई इंडिविजुअल इस तरह के काम करता है। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, दूसरा जो ऑप्शन आया, मानवता के खिलाफ कोई अगर अपराध करे, जैसे
widespread of systematic attacks against civilian, including murder, enslavement, torture, rape, apartheid, and enforced disappearance. जैसे नागरिक जो हैं, जो सिविलियंस हैं, जो नागरिक हैं, उनके खिलाफ व्यापक और व्यवस्थित हमले, बहुत बड़े लेवल पे हमले किए जाते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से अटैक किया जाता है। जैसे हत्या हो गई, इंस्लेवमेंट हो गया, दास्ता हो गई, जैसे टॉर्चर, यातनाएं हो गई, रेप यानी बलात्कार हो गया, अपार्थाइड रंगभेद, इनफोर्स डिसअपीयरेंस जबरन गायब करना। तो इस तरह की चीजें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आती है। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट बात, बार क्राइम, serious violation of law and customs application in armed conflict, that is targeting civilians, child soldier recruitment, torture of prisoners। तो सशस्त्र संघर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन, जैसे नागरिकों पर हमला, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, बालक हैं, उनको एज अ सैनिक भर्ती करना, जो कैदी हैं, युद्धबंदी वगैरह जो कैदी हैं, जो युद्ध के टाइम पे जो कैदी बना लिए गए थे, उनके ऊपर अत्याचार करना। तो वार के दौरान जैसे मैंने जो बताया था आपको, कोई कैदी हैं, वो पकड़ लिए गए, उनके ऊपर टॉर्चर करना, छोटे छोटे बच्चों को सैनिकों की में भर्ती कराना, इस तरह की कोई चीजें अगर कोई करता है तो आईसीसी की जुरिडिक्शंस के अंतर्गत आता है। और आईसीसी के अकॉर्डिंग जो इनकी रोम संधि, जो रोम स्टैट्यूट है, उसके अकॉर्डिंग ये अपराध है और ये इसके ऊपर इस तरह के ऑफेंस के ऊपर जुरिडिक्शंस रखते हैं। चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात, क्राइम ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता का अपराध, क्राइम ऑफ एग्रेशन, द प्लानिंग, प्रिपरेशन, इंटिएशन और एक्सिक्यूशन ऑफ एक्ट्स ऑफ एग्रेशन बाय वन स्टेट अगेंस्ट अनदर वायलेटिंग द यूएन चार्टर। यानी एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के खिलाफ आक्रमण की योजना, तैयारी करना, प्रिपरेशन करना या उसे अंजाम देना, एग्जीक्यूशन ऑफ एक्ट करना, उसका जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता। कोई आप इस तरह का कोई ऐसी तैयारी कर रहे हो, कोई आक्रमण कर रहे हो किसी देश के अगेंस्ट, या कोई तैयारी कर रहे हो उसे ऐसा अंजाम देने की, जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, उसकी जो चार्टर की जो बातें हैं उनका उल्लंघन करता, उन थिंग्स जो उसमें लिखी हैं उनका उल्लंघन करता, वायलेशन करता, वायलेटिंग द यूएन चार्टर। तो चार चीजें जुरिडिक्शन के लिए, जेनोसाइड नंबर 1, नंबर 2 क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और नंबर 3 वार क्राइम्स, और नंबर 4 क्राइम ऑफ एग्रेशन। अब अगर जुरिडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आपसे कोई पूछ ले, तो आप जो मैंने बताया कि इस तरह की चीजें हैं, अगर इस तरह की कोई चीज है तो ये आईसीसी में फॉल करेंगे। किसी दिन मैं आईसीजे भी पढ़ा दूंगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी पढ़ाऊंगा, उसमें किस तरह के मैटर आते हैं, क्या उसमें किसी इंडिविजुअल के ऊपर केस चलाया जा सकता है, तो मैं अभी बिल्कुल कहूंगा कि नहीं चलाया जा सकता। आईसीजे और आईसीसी में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैं इसका पूरी तरह से ऑपरेशन करने के मूड में, और अभी तक आपको बहुत मजा आ रहा होगा। पता नहीं कितने क्वेश्चंस जो आपके मन में अभी तक होंगे उनके जवाब मिल गए होंगे, और जो क्वेश्चंस हैं आगे उनके भी जवाब मैं दूंगा। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि किस किस क्वेश्चंस के जवाब मिलने वाले हैं आज आपको, तो वो सभी क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब जो हम बात करेंगे कि हाउ डज द आईसीसी वर्क, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कार्य कैसे करता है, अपना वर्क कैसे करता है, स्ट्रक्चर और प्रोसेस क्या है इसका। अब हम जो घुस रहे हैं ये मीन्स वाली चीजें हैं, मीन्स से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली चीजें हैं। तो मैं बता दूं कि जो आईसीसी है वो संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, मतलब ये जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, उससे बाउंड नहीं है, उससे अलग हटके अपना काम करता है, लेकिन सहयोग लेता है उनके साथ, कॉपरेशन रखता है, कॉपरेट करता है उनके साथ, द कॉपरेट ऑन वेरियस मैटर्स, बहुत सारे मैटर में ये
कोऑपरेट करता है उनके साथ, पर उनसे बाउंड नहीं है, इंडिपेंडेंटली काम करता है अपने आप। तो कैसे काम करता है? इंडिपेंडेंट कर लेता। अब यहाँ क्वेश्चन अगर बने कि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग ये काम करता, तो नहीं जी, कोऑपरेशन तो करता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक किसी के सहयोग के साथ काम करना, पर ऐसा नहीं कि उसमें अपनी डिग्निटी खो दी उन्होंने, ये अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है यूएन से, ठीक है। और इसीलिए यूएन का पार्ट भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर पूछा जाए कि क्या आईसीसी यूएन का पार्ट है, तो बिल्कुल नहीं है। यूएन से सिर्फ ये कोऑपरेट करता है, सहयोग लेता है बस, बाकी करता ये स्वतंत्र रूप से ही कार्य है। तो एक क्वेश्चन का जवाब तो आपका ये मिल गया। अब इसके मुख्य अंग क्या है, की ऑर्गन्स क्या है, वो समझो आप, डिटेल वाली चीज। दी प्रेसिडेंसी, तो पहला की ऑर्गन्स क्या है? अध्यक्षता। तो इसका जो प्रेसिडेंसी है, जो अध्यक्षता है, वो क्या काम करती है? वो मैनेज दी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्ट। वो क्या करती है? देख रेख करती है प्रबंधन की, मैनेज दी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्ट। जो न्यायालय है ये प्रशासन और प्रबंधन की देखरेख करती है कौन? दी प्रेसिडेंसी, यानी अध्यक्षता। की ऑर्गन मतलब इसके ऑर्गन्स की बात हो रही है, अब इसके अंगों की बात हो रही है। तो अंग में पहला अंग कौन सा आ गया? प्रेसिडेंसी। दूसरा अंग आया इसका जुडिशियल डिवीजन, यानी न्यायिक प्रभाग, न्यायिक खंड, आप कुछ भी बोल लो। जुडिशियल डिवीजन जो कि कंपोज है कितने जजेस के साथ? 18 जजेस के साथ। हु हैंडल ट्रायल एंड अपील, जो हैंडल करते हैं ट्रायल को और अपील को। 18 न्यायाधीशों का समूह जो मामलों की सुनवाई और अपील्स की सुनवाई करता है। दूसरी चीज होगी की ऑर्गन्स। तीसरी बात जो है, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, ओटीपी, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूट्स केसेस। तीसरा जो है वो अभियोजक कार्यालय है इसका। प्रेसिडेंट ही हो गया, दूसरा जुडिशियल डिवीजन हो गया, तीसरा क्या हो गया? अभियोजन कार्यालय। अब ये क्या करता है? ये अपराधों की जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण करता है, और प्रोसिक्यूट्स केसेस को करता है, अभियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। मतलब केसेस को क्या करता है? प्रोसिक्यूट्स करता है और अन्वेषण करता है। तो तीन चीजें तो ये निकल के आई। चौथा जो इसका जो मेन ऑर्गन है वो है रजिस्ट्री। प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिवीजन हो गई, जुडिशियल डिवीजन क्या करती है वो बता दिया, प्रेसिडेंसी क्या करती है वो बता दिया, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर होता है इसका एक की ऑर्गन्स, वो बता दिया। अब चौथा जो हम बताने जा रहे हैं आपको, वो रजिस्ट्री बताने जा रहे हैं। हैंडल्स नॉन जुडिशियल एस्पेक्ट्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी एंड विक्टिम सपोर्ट। तो नॉन जुडिशियल जितने भी तरह के कार्य होते हैं वो करता है, जैसे प्रशासनिक कार्य हो गए, सुरक्षा हो गए, पीड़ितों को सहायता प्रदान करने का कार्य, ये सब करते हैं। अब इसमें क्या प्रोसेस फॉलो होता है वो मैं बता देता हूं। इसके अंदर प्रोसेस क्या फॉलो होता है, लीगल प्रोसेस क्या है, ये आपकी समझ के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। पहली स्टेज अगर पूछेंगे आईसीसी में क्या आती, तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। जनरली हमारे जो नॉर्मल केस में होता है, पहले इन्वेस्टिगेशन फिर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, पर यहां ऐसा नहीं है। या पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फिर इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, चार्ज फाइल्ड होंगे, फिर ट्रायल चलेगा और फिर जजमेंट होगी और उसके बाद अपील। अब यही क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या इसमें भी जो अक्यूज या डिफेंडेंट है उसे इनोसेंट माना जाता है जब तक केस चलता है? तो यहां पे भी प्रिजम्पशन है उसके इनोसेंट की, अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो आईसीसी भी अक्यूज को क्या मान के चलती है? इनोसेंट मान के चलती है, जब तक कि उसे अपराधी घोषित ना मान लिया जाए, या उसको जब तक सजा ना हो जाए। एक पूरा एक जो लीगल प्रोसेस फॉलो करके जब तक उसको सजा नहीं होती, तब तक जो इसमें डिफेंडेंट्स है यानी अक्यूज्ड है जो भी,
उसको हम क्या प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो इनोसेंट है। अब हम पेनल्टीज समझ लेते हैं। तो आईसीसी कैन इम्पोज लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट, मतलब दीर्घकालिक कारावास दे सकता है, दंड दे सकता है, आर्थिक दंड दे सकता है, एंड रिपरेशन टू विक्टिम्स, पीड़ितों को मुआवजा के लिए ऑर्डर कर सकता है कि इतना आप पीड़ित को मुआवजा दो, आपके ऊपर फाइन लगा देगा। पर अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या आईसीसी डेथ की पनिशमेंट दे सकता है, तो नहीं दे सकता, प्रोविजन ही नहीं है। आईसीसी पेनल्टी सिर्फ यही दे सकता है, एक तो वो दीर्घकालिक कार्रवाई दे सकता है, लॉन्ग टर्म इंप्रिजनमेंट, फाइन दे सकता है, और रिपेरेशंस टू विक्टिम्स, पीड़ितों को मुआवजा। ये 3 तरह की पनिशमेंट सिर्फ आईसीसी दे सकता है। तो ऑर्गन्स क्या है इसके, वो बता दिया मैंने। ऑर्गन्स क्या काम करते हैं वो बता दिया। एक लीगल प्रोसेस क्या फॉलो होता है आईसीसी के द्वारा वो बता दिया। इससे रिलेटेड रूल वगैरह है वो सारे रोम इंस्टीट्यूट में लिखे हुए हैं। पेनल्टीज क्या दे सकती है आईसीसी कोर्ट, तो वो भी बता दी। क्या अब कोई क्वेश्चन बचता है आपका? तो और जो क्वेश्चंस बचते हैं वो मैं और बता देता हूं। हाउ आर केसेस रेफर टू दी आईसीसी। अब यहां पर आपका जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि आईसीसी के सामने मामला कैसे पहुंचता है। क्या आईसीसी खुद उठा लेता है, क्या किसी कंट्री को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कैसे? क्योंकि तो ये तो इंटरनेशनल कोर्ट है, तो कैसे? क्या वो जो देश जो मेंबर है वही शिकायत करता है, वही कंप्लेंट डालता है? ये सारे तरह के क्वेश्चंस का जवाब अब इसके अंदर मिलेगा। द आईसीसी कैन इन्वेस्टिगेशन केसेस थ्रू 3 प्राइमरी चैनल्स। द आईसीसी कैन इन्वेस्टिगेट केसेस थ्रू 3 प्राइमरी चैनल्स। केवल 3 तरीके हैं, बस केवल 3 तरीके हैं जिनके जरिए आईसीसी केस का इन्वेस्टिगेशन करता है, ट्रायल चलाता है और सजा देता है। वो 3 तरीके कौन से हैं? तो पहला जो तरीका है वो है स्टेट रेफरल, राज्य संदर्भ, स्टेट रेफरल। A member state refer a situation occurring within its territory। कोई जो सदस्य देश होगा इसका अपने क्षेत्र में घटित किसी स्थिति को आईसीसी को संदर्भित करता है, रिफर कर देता है। जो मेंबर है, जैसे अब कोई मान के चलो एक कंट्री है, मैं आपको यहां समझाऊं ये थोड़ा सा इजी करने के लिए। अब ए नाम की कोई कंट्री इसकी मेंबर है, तो इसकी कंट्री के अंदर कोई चीज हुआ तो आईसीसी को रिफर कर देगा इसके रिगार्डिंग, कि इसके रिगार्डिंग इस व्यक्ति के अगेंस्ट केस चलाया जाए, रेफरेंस दे देगा। दूसरा है हमारा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब एक तरीका यह है कि हमारी जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसने संदर्भ कर दिया हो किसी देश के रिगार्डिंग, बोल दिया कि इसका मामला देखो, नरसंहार हो रहा है, यहां ये कर रहा है, अब इसका मामला आईसीसी में चलेगा। तो एक यूएनएससी के जरिए जा सकता है। और यूएनएससी के साथ ये भी बता दिया कि इवन नॉन मेंबर स्टेट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड इफ रेफर्ड बाय द यूएनएससी। अब यूएनएससी ने किसी ऐसे कंट्री के रिगार्डिंग रेफरेंस दे दिया है जो कि रोम जो ट्रीटी जो रोम इंस्टीट्यूट था उसके अकॉर्डिंग वो मेंबर ही नहीं, मतलब आईसीसी का ही कहें अगर डायरेक्टली, तो आईसीसी का वो मेंबर ही नहीं है। क्या यूएनएससी ने अगर इस तरह के किसी राज्य की या किसी देश की अगर सिफारिश भेजी है, रेफरेंस भेजा है, तो क्या आईसीसी इसके ऊपर लेगा, कॉग्निजेंस केस चलाएगा? तो बिल्कुल चलाना पड़ेगा। उसकी भी जांच हो सकती है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, कैसे केस पहुंचेगा? एक तो वो स्टेट खुद पहुंचा दे, अब एक यूएनएससी ने पहुंचा दिया। तीसरी बात, प्रोसिक्यूटर्स ऑन इनिशिएटिव, प्रोप्रियो मोटो बोलते हैं इसको, यानी जो अभियोजक है
वो अपनी स्वतंत्र पहल से खुद की सुमोटो कह सकते हैं, यहां पे प्रोप्रियो मोटो, द आईसीसी प्रोसिक्यूटर कैन इंडिपेंडेंटली स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन विथ जुडिशियल अप्रूवल। अब वो क्या करता है, जो हमारे आईसीसी के जज हैं, जुडिशियल अप्रूवल जिस प्रोसेस से मिलना है, एक जो हमारा प्रोसिक्यूटर है वो प्रोप्रियो मोटो लेके स्वतंत्र पहल के आधार पे वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। बस इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है, विद जुडिशियल अप्रूवल, पर उसको ये जो काम करना है वो जुडिशियल अप्रूवल के साथ करना है। एक तरह से एक परमिशन लेनी है सिंपल सा, कि सर जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, कहीं नरसंहार हो रहा है, अब ये प्रोसिक्यूटर साहब इन्होंने देखा, जैसे ये मान के चलो हमारे ये प्रोसिक्यूटर साहब हो गए, ठीक है, ये प्रोसिक्यूटर साहब हो गए, अब इन्होंने देखा कहीं नरसंहार हो रहा है, तो ये जो जुडिशियल अप्रूवल है उसको लेंगे और अपने आप से प्रोप्रियो मोटो ले लेंगे, ऑन इनिशिएटिव ले लेंगे अपना और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो तीन तरीके केवल, या तो वो देश जो है जो उसके मेंबर है वो रेफरेंस दे दे, या यूएनएससी में जो है वो दे दे, और यूएनएससी क्या नॉन मेंबर जो कंट्री है उनके रिगार्डिंग भी दे सकता है, और या वो प्रोसिक्यूटर है वो ऑन इनिशिएटिव ले ले। सिर्फ तीन तरीके हैं आईसीसी तक केस पहुंचाने के, इन्हीं तीन माध्यम से आईसीसी केस ट्राई करता है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया। अब हम यही समझ लेते हैं कि आईसीसी मेंबर और नॉन आईसीसी मेंबर, तो 123 प्लस कंट्रीज जो हैं आर पार्टीज टू द रोम इंस्टीट्यूट, जो रोम विधि है, जो रोम कानून है, जो रोम संविधि है, जो रोम इंस्टीट्यूट है, उसमें 123 से ज्यादा कंट्री पार्टी है आज के डेट में, इंक्लूडिंग मच ऑफ यूरोप हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया और अफ्रीका। नॉन मेंबर स्टेट कहते हैं जैसे सम मेजर कंट्रीज, जैसे चाइना हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, इजराइल हो गया। तो अब यहां क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चाइना आईसीसी का मेंबर है तो नहीं है, रसिया आईसीसी का मेंबर है तो नहीं है, इंडिया आईसीसी का मेंबर है तो नहीं है। यहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब ये है, ये क्यों नहीं बने इसके मेंबर, इनको क्या लगता है? तो इनको लगता है दे हैव एक्सप्रेस कंसर्न ओवर सोवरेनिटी एंड पोटेंशियल पॉलिटिकल मिसयूज। इन देशों को संप्रभुता और राजनीतिक दुरुपयोग के जोखिम को लेकर चिंता है। इन्हें लगता है कि इसमें जो पोटेंशियल जो पॉलिटिकल मिसयूज होता है एक तो, और एक सोवरेनिटी जो तुम्हारे देश की है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए इन कंट्रियों ने अपने आप को इसमें एज अ मेंबर नहीं जोड़ा। ये मिल गए आपको जवाब। ये मेन से रिलेटेड है कि इंडिया क्यों नहीं है पार्ट। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, आपने ये तो बता दिया कि आईसीसी के अंदर ये चल सकता है, ये भी हो सकता है, इसके ये अंग हैं, इस जरिए से इसके अंदर केस पहुंचाए जा सकते हैं। अब ये भी बता देते कि इसकी लिमिटेशन कहां तक है। भाई एक इसकी लिमिटेशन भी तो होगी, इसके सामने चुनौतियां क्या क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं जिन चैलेंज से जूझ रहा है, क्या पूरी तरह से परिपूर्ण है ये, इससे कोई समस्या नहीं है। तो लिमिटेशन ऑफ आईसीसीज, डिस्पाइट इस ग्लोबल मिशन द आईसीसी फेसेस सेवरल चैलेंजेस। आईसीसी के वैश्विक मिशन के बावजूद इससे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रोम इंस्टीट्यूट में सारी चीजें इसकी जुरिडिक्शंस लिखी हैं, रूल्स लिखे हैं, सारी चीजें इसके बावजूद भी ग्लोबल लेवल पे, ये वैश्विक लेवल पे एक ग्लोबल मिशन की तरह ये काम कर रहा है, इसके बावजूद भी इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस। अब ये आपके मेंस का पूरा पार्ट है। तो पहली चीज है क्या चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ रहे हैं? नो इन्फोर्समेंट पावर, प्रवर्तन शक्ति की कमी है। द आईसीसी रिलाई ऑन मेंबर स्टेट टू अरेस्ट एंड ट्रांसफर सस्पेक्ट सिंस इट हैज नो पुलिस। तो ये ऑर्डर तो कर देती है कि इसको अरेस्ट करके ले आओ, ये सस्पेक्ट है इस केस में, ठीक है, पर इसकी अपनी कोई पुलिस नहीं है। अब अपनी पुलिस नहीं, जिस देश की पुलिस है, अगर वो ना चाहे तो क्यों अरेस्ट करके लाएगा? तो इसको डिपेंड रहना पड़ता है जो सदस्य देश है उनके ऊपर। तो एक तो चैलेंज इसके पास ये कि इसकी अपनी खुद की पुलिस नहीं है, खुद का फोर्स नहीं है।
भाई कोई ऑर्डर करा उसका एग्जीक्यूशन भी तो कराना पड़ेगा। आपने वारंट कर दिए, अब वारंट का एग्जीक्यूशन भी तो कराना जरूरी है। तो इसके लिए अपनी खुद की फोर्स ही नहीं है। अब फोर्स किसकी है? उन जो कंट्री जो है, जो उसकी मेंबर कंट्रीज है, उनकी फोर्स है वो। भाई मन जब होता है तब कर देते हैं, जब नहीं मन होता है नहीं करते। तो एक ही चैलेंजेस इसके सामने, लिमिटेड जुरिक्शंस है। लिमिटेड जुरिक्शंस कैसे है? कैन नॉट प्रोसिक्यूट क्राइम कमिटेड बिफोर 2002, मतलब 2002 से पहले क्या क्या जेनोसाइड हुआ, क्या नहीं हुआ, उन सब के ऊपर इसकी कोई जुरिक्शंस नहीं है। और जो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं, जो इनके मेंबर नहीं है, जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ये कंट्री जेनोसाइड कर रही हैं या कुछ और कर रही हैं, कोई और काम कर रही हैं, उनके ऊपर इसकी कोई जुरिक्शंस नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि यूएनएससी भेज दे तो बेशक ये सुन सकता है, पर अगर यूएनएससी नहीं भेज रही है तो इसकी जुरिक्शन क्या है? लिमिटेड है, सीमित अधिकार क्षेत्र है। एक तो 2002 से पहले के जो कोई भी जो क्राइम है, वो नहीं, जो क्राइम कमिटेड हुए हैं उनको ये अब्यूज नहीं कर पाया, मतलब प्रोसिक्यूट नहीं कर पाएगा। और नॉन मेंबर स्टेट है, उनको नहीं कर पाएगा प्रोसिक्यूट, अनलेस जब तक वो रेफर यूएनएससी के द्वारा ना किए गए। ये इसकी लिमिटेशन है। अब तीसरी बात जो है, दो बात तो होगी, तीसरी बात है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है इसमें, राजनीतिक प्रभाव बहुत ज्यादा इसके ऊपर है, राजनीतिक प्रेशर जो है ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। Some argue that the ICC decisions can be influenced by the international politics, especially regarding UNSC reference. अब जिन मामलों को यूएनएससी भेजता है, उन मामलों में कहते हैं कि यूएनएससी की जो पॉलिसीज हैं उनसे ये बहुत ज्यादा, उन जो कंट्री हैं उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, ये दबाव में आ जाता है। इसके जो डिसीजंस हैं वो दबाव में आते हैं, इन्फ्लुएंस आते हैं इंटरनेशनल पॉलिसीज के रिगार्डिंग। तो राजनीतिक जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आईसीसी के अंदर। ये इनकी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। चौथी और अंतिम बात जो है वो स्टेट कोऑपरेशंस इशू। जो चौथी बात है वो है राज्यों का असहयोग, यानी जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो खुद इसका सहयोग नहीं करती हैं। मैनी कंट्रीज रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद आईसीसी इन्वेस्टिगेशंस, स्पेशली फॉर हाई प्रोफाइल केसेस। बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कोऑपरेट करने से, सहयोग करने से मना कर देती हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, स्पेशली फॉर हाई प्रोफाइल केस तक में। जो बहुत हाई प्रोफाइल केस हैं, जो बहुत उच्च स्तरीय मामले हैं, उनमें वो क्या कर देते हैं, कंट्री सहयोग ही नहीं करती इसका। जब है ही नहीं, सहयोग ही नहीं है, पुलिस तुम्हारे पास नहीं, तो कैसे काम चलेगा? ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, एज एग्जांपल के तौर पे हम समझा देते हैं, जैसे नोटेबल आईसीसी केसेस हैं कुछ, जैसे थॉमस लुवंगा, डॉक्टर कॉन्गो, डीआर कॉन्गो। एक ये केस था, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन कन्विक्टेड बाय द आईसीसी फॉर रिक्रूटिंग चाइल्ड सोल्जर। थॉमस लुवांगा, ये कांगो का था, ये वाल सैनिकों की भर्ती के लिए दोषी ठहराया गया पहला व्यक्ति था, जो चाइल्ड सोल्जर्स को ये रिक्रूटमेंट कर रहा था उनको। तो आईसीसी के द्वारा ये पहला कन्विक्ट पर्सन दोषी ठहराया गया इसके लिए। दूसरा एग्जांपल, जैसे उमर अल बशीर, ये प्री में बहुत ही रेयर पूछे, पर आप मेंस लिखोगे ना उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मर सुडानीज प्रेसिडेंट चार्ज विथ जेनोसाइड इन दरफोर ट्रेबल फ्रीली डिस्पाइट एन आईसीसी अरेस्ट वारंट। अब वही वाली बात है, उमर अल बशीर ये सूडान के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें दारफुर में एक नरसंहार के आरोप में आईसीसी द्वारा वांछित किया जाना था। ठीक है, चार्ज लगाए जा रहे थे इनके ऊपर, पर वारंट के बावजूद भी ये फ्री यात्रा करते रहे स्वतंत्र रूप से। तीसरा जो इंपॉर्टेंट केस है वो लॉरेंट गवागो है। ये
किसके अगेंस्ट था? फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्राइड फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बट लेटर रिकॉर्ड। तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए इनके ऊपर केस चलाया गया और बाद में ये बरी हो गए थे इस केस में। जोसेफ कोनी, उगांडा, लीडर ऑफ द लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी, युगांडा लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी का ये नेता था और वांटेड फॉर वॉर क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये बंदा वांटेड था युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए, वांटेड बना रहा। तो ये तो कुछ नोटेबल केस थे, प्रमुख मामले थे कुछ जो एग्जाम्पल थे आईसीसी के जरिए किए गए। किसी को कन्वर्ट करा गया, कोई ऑर्डर के बावजूद भी फ्रीली घूमता रहा, है ना, कोई बरी कर दिया गया, एक्वाइंटेड भी हुए हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस और कुछ लिमिटेशंस जो थी आईसीसी की। अब आईसीसी के अंदर इंडिया की क्या भूमिका है, इंडिया क्यों मेंबर नहीं है इसका, क्या इंडिया को डर लग रहा है, क्या इंडिया ने रोम स्टैट्यूट साइन किया था या नहीं किया था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली चीज आप ये समझो कि इंडिया नॉट अ पार्ट ऑफ आईसीसी, not a member of ICC and has not signed or ratified the Rome Statute। तो इंडिया ने ना तो ये रोम इंस्टीट्यूट था, ना तो इस पे हस्ताक्षर किए थे, ना तो साइन किए थे, और ना रेटिफाइड मतलब अनुमोदन किया था, तो पैसे सहमति दी थी। रेटिफाइड मतलब कि हम इसको मानते हैं, वो भी नहीं किया था, और साइन तो किया ही नहीं। ठीक है, रेटिफाइड मतलब हाथ थपथपा देना, जो आपने संसद में देखा होगा। अब इंडिया का कंसर्न क्या है, क्या कंसर्न है भारत की, क्या चिंताएं हैं? तो सबसे पहली तो इनको जो प्रॉब्लम है वो सॉवरेनिटी की है। तो इनको ये लगता है, इनको कि मतलब भारत को, हमें ऐसा लगता है इंडिया को कि हमारी जो सॉवरेनिटी का जो है, भारत की जो संप्रभुता है, उसमें हस्तक्षेप कर सकता है आईसीसी की अगर जुरिडिक्शन आ गई तो। एक तो डर हमें ये लगा रहता है। दूसरा है टेररिज्म डेफिनेशन। टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है? वो जो रोम इंस्टीट्यूट है, रोम जो संविधि है, उसके अंदर क्लियर डिफाइन नहीं करेगी, स्पष्ट रूप से नहीं देखेगी। द लैक ऑफ क्लैरिटी इन डिफाइनिंग टेररिज्म विद इन द रोम इंस्टीट्यूट। तो डेफिनेशन ही क्लियर नहीं दी गई है। एक हमें यह भी है कि भाई टेररिज्म है क्या, पहले तो यही पता नहीं, हम ज्वाइन क्यों करें। अब टेररिज्म का खत्म करोगे, नरसंहार होता रहेगा, आप कहोगे तो आता ही नहीं डेफिनेशन में। तीसरा वो है यूएनएससी पावर इम्बैलेंस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारी जो पावर इनबैलेंस हो जाएगी। तो परमानेंट यूएनएससी मेंबर ऑन आईसीसी रेफरल इज सीन आर वीज्ड। द इन्फ्लुएंस ऑफ परमानेंट यूएनएससी मेंबर, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का प्रभाव आईसीसी के मामलों में पक्षपातपूर्ण हो सकता है। तो ये कुछ हमारे कंसर्न है, इसलिए हम इसके मेंबर नहीं बन रहे हैं और इसीलिए इसके हमारे ऊपर जुरिडिक्शन नहीं है। यूएनएससी रेफर कर देगा वो बात अलग है। अब 10 इंपोर्टेंस जो लास्ट है हमारा, वो समझते हैं इंपोर्टेंस ऑफ द आईसीसी क्या है। आईसीसी का महत्व भी तो होगा कुछ, यूं ही तो नहीं बनी है कोई एजेंसी, काम कर रही है, बरी कर रही है। चलो ठीक है, लिमिटेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पर कुछ महत्व भी होगा अगर बना है, चल रहा है। तो वैश्विक न्याय इंश्योर करता है, ensure accountability for individuals who commit grave crimes, especially when national courts fail। ऐसे व्यक्तियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करता है जो गंभीर अपराध करते हैं, खासकर जब राष्ट्रीय अदालतें विफल रहती। अब कोई कंट्री है, इसका मेंबर है और देश की कोर्ट विफल हो जाते हैं इस तरह का न्याय करने में, तो स्पेशली उन मामलों में अकाउंटेबिलिटी डिसाइड कर देता है इंडिविजुअल्स की। ऐसे व्यक्तियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करता है, यानी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, जो ग्रेव क्राइम्स करते हैं, गंभीर अपराध करते हैं, खासकर जब राष्ट्रीय अदालतें फेल हो जाती, व्हेन नेशनल कोर्ट्स फेल। डिटरेंस, प्रतिरोध, एक्ट्स एज अ डिटरेंस अगेंस्ट फ्यूचर क्राइम बाय सेटिंग एन एग्जांपल।
गंभीर अपराधों को रोकने के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। गंभीर अपराधों को रोकने के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जरूरी है। दो चीजें बता दी, पहली बता दी मैंने कि जो कंट्री के कोर्ट से बच जाते हैं बहुत हीनस गंभीर क्राइम करने के बाद भी, तो उनकी एक तो पनिशमेंट ये इंश्योर कर देता है अकाउंटेबिलिटी। दूसरा ये बता दिया कि ये गंभीर अपराधों को रोकने के लिए उदाहरण एग्जाम्पल सेट करता है कि गंभीर अपराधों को कैसे रोका जाए, इस पनिशमेंट देके रोकेगा। विक्टिम राइट्स, तो जो विक्टिम्स होते हैं इनमें जो सताए हुए होते हैं, जिनके ऊपर इस तरह के अपराध होते हैं, जेनोसाइड, वार क्राइम, जो चार जो बताए थे मैंने, उनको ये क्या न्याय दिलाता है, मुआवजा प्रदान कराता है। रेपरेशंस टू विक्टिम ऑफ द वर्स्ट क्राइम, गंभीर अपराधों, जस्टिस प्रोवाइड कराता है, रिपरेशंस प्रोवाइड कराता है विक्टिम को जो गंभीर अपराधों के पीड़ित हैं। इंटरनेशनल लॉ डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय कानून का विकास करता है। स्ट्रेंथ द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून के जो फ्रेमवर्क यानी ढांचे को मजबूत करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय मुख्यालय कहाँ है, कब स्थापित हुआ, क्या क्या काम है, फंक्शंस हैं, कैसे इस कोर्ट के अंदर मैटर जाएगा, भारत की क्या स्थिति है, भारत इसका मेंबर है या नहीं, कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, और क्या इसके सामने चैलेंजेस हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इस तरह के सारे जवाब, क्या महत्व है इसका, इस सारी चीजों को मैंने आज एक ही लेक्चर सीरीज के अंदर आपको कंपाइल करके दे दिया है। आई होप अब इस टॉपिक से कोई क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नए किसी लेक्चर सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक दोनों चीज करें, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट करके मेरे से पूछें। ये QR कोड है, यहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, PPT मिल जाएगी, और इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें क्योंकि मैं इस पे ही सारी PPT अपलोड करता हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।